सबको नमस्कार। मेरा नाम सोनाली मुखर्जी है और मैं झारखंड की रहने वाली हूँ, बोकारो सिटी झारखंड की। एंड आई एम एसिड अटैक सर्वाइवर। और ये इंसिडेंट मेरे साथ आज से 21 साल पहले, मतलब 2003, 20 साल हो गया। 2003 22 अप्रैल के रात को हुआ था, मिडनाइट को। मेरे पड़ोस के कुछ लड़के थे जो कई महीनों से मुझे जैसे आजकल अभी तो नॉर्मल हो गया एसिड अटैक, रोज हम सुन रहे हैं न्यूज में और हो रहा है अपने आसपास। बट 20 साल पहले की बहुत कम ऐसा होता था या मैंने कभी सुना भी नहीं था। मैं उस वक्त टीनेज में थी। एंड इसका इस तरह का कुछ ऐसा अटैक भी होता है, इस तरह से लड़कियों की जिंदगी ऐसे खराब कर देते हैं लोग। मुझे इसका ना कभी अंदाजा था ना मैंने कभी सुना था। जो मेरे साथ हुआ 2003 में मेरे ऊपर अटैक हुआ था। पड़ोस के लड़कों ने मेरे ऊपर अटैक किया था। मुझे परेशान कर रहे थे, छेड़छाड़ रहे थे, बहुत दिनों से तंग कर रहे थे। जब उनके हाथ में कुछ हुआ नहीं, मैंने उनको समझाया, डट के मुकाबला किया उनका। एंड जब उनको कुछ फायदा नहीं हुआ मेरा पीछा करके और परेशान करके, जब हासिल नहीं हुआ कुछ, तो फाइनली उन्होंने मुझसे बदला लेने के लिए इस तरह से रात के अंधेरे में, अंधेरे के सहारा लेकर, दिन के उजालों में तो हिम्मत नहीं थी मुझसे, है ना, रात के अंधेरे में आके छत पर हम लोग सोए हुए थे 2-2:30 बजे रात को। मैं, मेरी यंगर सिस्टर और मेरे फादर, तो हम लोग को जग जग में लाकर एक एसिड पूरा घड़ के एक स्टील के जग में लाके फेंक कर और भाग गए। रात में सोते हुए, हम लोग रात में सो रहे थे छत पर, भाग गए। इस तरह से मेरे को अटैक हुआ था। इंसिडेंट के बाद ही तो मेरी तो हालत इस तरह से हो गई थी, 70% डीप बर्न हो गया था। और जिसकी वजह से आईसाइट की मेरी चली गई है, मेरी आईसाइट पूरी लॉस्ट हो गई है। एक कान की हेयरिंग नहीं है, चेहरा बॉडी पूरा बर्न हो गया। और बहुत हालत खराब थी, मुझे बहुत जलन और दर्द हो रहा था, मैं गार गार बेहोश हो रही थी। एंड उसी सिचुएशन में दर्द से कराहते जूझते हुए तकलीफ में हम लोग हॉस्पिटल गए। और हॉस्पिटल में एडमिट किए मेरे फादर ने मुझे। एंड फिर हमने रिपोर्ट लिखाई, क्योंकि हमें बहुत पहले से ये लोग परेशान कर रहे थे, मुझे पता था कि वही लोग होंगे। और मेरे पिताजी ने उनको भागते हुए देख भी लिया था। तो मैंने अपने पिताजी से कहा था पहले कि ऐसे ऐसे हैं। तो वो जाके उनको समझा के आए थे उन लड़कों को। तो कुछ दिनों तक तो ये सब बंद रहा, मुझे लगा कि सब ठीक हो गया है। उनके पेरेंट को जाके समझाए मेरे डैडी ने कि ये सब बंद करने बोलो अपने लड़कों को, मेरी बेटी को परेशान कर रहे हैं इस तरह से। तो समझाने के बाद कुछ दिन तो सब शांत रहा, तो हमें लगा कि सब ठीक हो गया, अब समझ गए शायद ऐसा नहीं करेंगे। बट मुझे पता नहीं था कि अंदर ही अंदर वो मुझसे बदला लेने का प्रोग्राम बना रहे हैं और इस तरह से तरकीब निकाल रहे हैं कि कैसे मुझको अटैक किया जाए या मुझे नुकसान पहुंचाया जाए। और उन्होंने एक रात ऐसे ही किया और अटैक करके भाग गए। तो मेरे पिताजी ने उनको भागते हुए देखा था, तीनों लड़कों को। तो फिर जाके एफआईआर की, नामदर्ज एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद तो गिरफ्तारी नहीं हो पाई, तो आरोपी, मेन आरोपी जो था वो भाग गया था, वो अंडरग्राउंड हो गया कहीं। तो 2 महीने तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जो मास्टरमाइंड था जो पूरे इस अटैक का। और एक जुगेनाइल था, एक और लड़का था, 3 जन थे, अलग अलग थे, लेकिन बाद में सब मिलके इस तरह से प्लान करके मेरी जिंदगी खराब की। तो फिर 2 जन की गिरफ्तारी हुई और मेन जो था उसका गिरफ्तारी नहीं हुआ, वो कई दिनों तक गिरफ्त से बाहर था। तो फाइनली मेरे डैडी को जाकर जनता दरबार में मुख्यमंत्री का, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री झारखंड के थे, चीफ मिनिस्टर श्री अर्जुन मुंडा जी, तो उनको जाके रिक्वेस्ट की, गुहार लगाई कि ऐसे ऐसे आरोपी भाग गया है और हम लोग की थ्रेट्स आ रही हैं। तो फिर उनकी फिर मतलब रिक्वेस्ट करने के बाद जब रांची जाके उनको पर्सनली मिले मेरे पिता, और जाके रिक्वेस्ट किया कि इस तरह से हुआ है और अभी तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई है, और मेरी बेटी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है हॉस्पिटल में, इस तरह का अपराध किया है उन लड़कों ने। तो फिर मुख्यमंत्री का उन्होंने डीजीपी को इंस्ट्रक्शंस दिया कि 24 घंटे के अंदर उनको गिरफ्तार किया जाए। तो फिर उसके बाद उनके इंस्ट्रक्शंस के बाद की धरपकड़ शुरू हुई और सख्ती के साथ फिर उनको गिरफ्तार, मास्टरमाइंड जो था उसको गिरफ्तार किया गया। तो बहुत बहुत लेट से गिरफ्तार किया गया। फाइनली एसपी साहब ने उनको अरेस्ट किया। और केस आज भी चल रहा है, उस वक्त 3 साल चला। और 3 साल केस हेयरिंग होने के बाद सेशन कोर्ट धनबाद में उन आरोपियों को 9 साल की सजा, 3 साल कंटिन्यू हेयरिंग हुई, 9 साल की सजा हुई। लेकिन सडनली फिर हाईकोर्ट से उनको बेल मिल गया। और अभी तक मैं हाई केस लड़ रही हूँ, अभी तक मेरी केस की हेयरिंग नहीं हुई है। और 20 साल तक मैं हाईकोर्ट के चक्कर काट रही हूँ। हाँ, पिछले 17 16 16 17 साल से तो बाहर ही हैं।
और अपने अपने सब सेटल हो गए हैं, सब अब नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वारों की शादी हो गई, उनका परिवार हो गया है, और समाज ने उसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट भी कर लिया, और समाज के लोग उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं। तभी तो रोज हादसे हो रहे हैं, लोगों का मनोबल कैसे बढ़ रहा है कि इस तरह के अपराध हो रहे हैं, इस तरह की घटनाएं हो रही है महिलाओं के साथ। महिला सुरक्षा आज देश पे बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन सुरक्षा हो तो हो कैसे? उन्हीं के घर, आरोपी के घर की महिलाएं हैं, उनका सपोर्ट करेंगी, उनकी माँ बहन। तो फिर मानसिकता ऐसी अगर रहेगी तो देश में अपराध कैसे रुकेगा? आज भी हो रहा है सर अटैक। तो जैसे आपने महिला सुरक्षा के बारे में बताया, तो आपको क्या वन स्टॉप सेंटर्स के बारे में कुछ पता है? ये महिला सुरक्षा के लिए ही बनाया गया था। हाँ, मुझे पता है, मैंने सुना था। मैं एक दो कार्यक्रम में गई थी, वहां मुझे पता चला हम्म। वन स्टॉप सेंटर के बारे में, सखी सेंटर के बारे में। तब तक मतलब मेरे काम तो बहुत नहीं आया, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। सेंटर खुलने के 2017 में खुला, और मेरा 3 में अटैक हुआ था। तो आप सोच लीजिए कितना टाइम हुआ इस तरह के सेंटर्स खुलने में, या इस तरह की हेल्पलाइन नंबर, या जो कुछ भी हो हेल्प के लिए। तो अभी है, ऐसा है, लेकिन ग्राउंड लेवल के मैंने देखा कि लोग उस बहुत लोगों को पता भी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर। या इस तरह की संस्थाएं जो खुली है, सेंटर्स इस कहाँ के हैं, क्या काम करती है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई जागरूकता अभियान नहीं चलाया गया, लोगों को बताया नहीं गया। तो इसकी उपयोगिता तो है, लेकिन जानकारी कम होने की वजह से उपयोग कम हो रहा है इस तरह के सेंटर का। जिस जिस तरह से होना चाहिए, जिस उद्देश्य से खोला गया था, मुझे लगता है वो पूरा नहीं हो पाया है।